हेलो एवरीबॉडी, आई एम मंगेश। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिटी का। तो क्लास 6 को लेकर हम चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जरा बताओ मुझे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे आती है, इसके कारक क्या होते हैं। तो ये मोटा मोटी चीज़ अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उनको स्टडी कर लिया था। जो अपना सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर अपना कौन सा है? विविधता और भेदभाव, यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं ना। ऐसे तो नहीं पॉजिटिव को पढ़कर चले जाएंगे, नेगेटिव भी पढ़ने हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट अपने इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। मतलब क्या हो गया कि एक्स कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो कि चाहे डाइवर्सिटी है या कोई भी चीज़ होती है, उसके अगर लाभ होते हैं, एडवांटेज होते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, उसकी हानियाँ भी होंगे। लाभ तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब जो हानियाँ हैं वो सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसकी हानियाँ क्या हो सकती है डाइवर्सिटी की, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर को पढ़ने के अंदर अब खुश होंगे। यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप खुश हो तो अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ होती है। तो अब आप जोश के साथ बैठ जाइए और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, भारत विविधताओं का देश है, आपने ये चीज़ पढ़ा था। भारत विविधताओं का देश है यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव एस्पेक्ट में पढ़ा था। जैसे डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या पढ़ा था? सभी लोगों ने इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद क्या किया था? लोग इकट्ठा हो गए थे और ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ संघर्ष किया था। तो ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी इतने धर्म, इतने अलग अलग जातियों तरह के अलग अलग रिलीजन के लोग होने के बावजूद भी इकट्ठे होकर एकता बन गई थी। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है इसका। जरूरी नहीं कि इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो इकट्ठे ही हो सकता है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाए। अगर मान लो कि लड़ाइयाँ हो गई तो इतनी यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो तहस नहस हो जाएगा सब कुछ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, ये तो आपको पता है। 8 धर्म पाए जाते हैं भारत में, 1600 से प्लस भाषाएं बोली जाती है, 100 नृत्य किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 धर्म हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 1600 से प्लस भाषाएं बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 नृत्य किए जाते हैं, 100 से प्लस नृत्य किए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो अकेले एक इंडिया में पाई जा रही है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है दोस्तों जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, एकमात्र इंडिया ही है ऐसी कंट्री। ठीक है, तो ये बात के अंदर है। तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये जानकारी जान ली थी। तो अब यहाँ पर आते हैं कि खुश ना होने के कारण, यानी खुश व्यक्ति कब होता है, खुश होना या ना होना, खुश कब होता है व्यक्ति। खुश होने का कारण क्या हो सकता है? विविधता हो सकती है। और खुश ना होने का कारण भी क्या हो सकता है? विविधता हो सकती है, यानी डाइवर्सिटी। अगर खुश होने का कारण डाइवर्सिटी है तो खुश ना होने का कारण भी क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, कैसे? खुश व्यक्ति कब होता है? अब मान लो कि आप हो तो आप खुश कब होंगे? जब आप सुरक्षित महसूस करोगे तब आप खुश होगे। सुरक्षित महसूस कब करोगे आप? जब हमारी तरह दिखने वाले लोग हमसे मिलें, हमारी तरह दिखने वाले लोग हमारी जैसी बातें करें, हमारे जैसे कपड़े पहन रखे हो, हमारी जैसे सोचते हो, तो क्या करेंगे? हम सुरक्षित महसूस करेंगे। इसका अपोजिट कर देते हैं। मान लो कि आप जैसे हो तो आपके जैसे उल्टा हो जाए कि आपके जैसे ना दिखते हो, आपके जैसे बातें ना करते हो, आपके जैसे कपड़े ना पहनते हो, आपके जैसे सोचते ना हो, तो क्या आप उसके साथ में सुरक्षित महसूस करोगे? मान लो कि आपके दादा के समान जैसे कोई व्यक्ति आ जाए तो आप क्या उसके साथ में सुरक्षित महसूस करोगे? कभी नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ में सुरक्षित महसूस करते हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बातें करते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह सोचते हैं, आप जैसी बातें करते हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप उनके साथ में सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप खुश होते हैं। और खुश ना होने के कारण तो ये मैंने बता ही दिया, सुरक्षित और असुरक्षित। तो अब समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, हमारे से थोड़े अलग होते हैं। वो उनका तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने का। मान लो कि हमारा जो तरीका है वो हमसे थोड़ा अलग तरह से सोचते हो, अलग तरह से दिखते हो, तो क्या हो सकता है? अब जान लो
कि असुरक्षित के अंदर के क्या हो जाएगा कि दूसरों से अलग तरह के लोग, जो दूसरों से अलग तरह के लोग दिखते हैं, ठीक है, उनके साथ में क्या होता है, समाज के द्वारा ऐसे लोगों के साथ में हमेशा उनको चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। गतिविधियों का मतलब हो गया, मान लो कि आप जैसे कोई वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अगर वो भी काम के लिए आपके पास में आए हैं तो आप उनको शामिल नहीं करोगे। आप अगर खेल रहे हो तो आप उनको शामिल नहीं करोगे। अगर ऐसा काम करोगे तो उन बेचारे लोगों के साथ में क्या होगा, उनको दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, ऐसा फील करेंगे। पर वो कर भी क्या सकते हैं, वो है ही थोड़ी सी, जिससे एग्जाम्पल के तौर पर दिव्यांग हो सकता है, किन्नर हो सकता है, और भी बहुत से एग्जाम्पल, जैसे गर्ल्स को ले सकते हो, बॉयज के द्वारा हमेशा गर्ल्स का मजाक उड़ाया जाता है, या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरह से दिखाने के लिए दिव्यांग और किन्नर लिख दिया है। तो ऐसे लोग जो हमसे थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं, अलग तरह से दिखते हैं, तो उनके साथ में हमेशा मजाक बनाया जाता है। तो ये सब है। तो ये अपने क्यों पढ़ा है, ये किस लिए पढ़ा है, ये मजाक बनाया जाता है, तो ये क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है कि उनके साथ में भेदभाव होता है, यहाँ पर भेदभाव होता है, तो ये सब इसलिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है, डाइवर्सिटी। यहाँ पर भी डाइवर्सिटी आ रही है ना, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी आ रही है। जैसे विविधता है, तो विविधता के दो पहलू आ रहे हैं कि सुरक्षित फील कर रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं। तो इसके अंदर असुरक्षित फील कर रहे हैं, असुरक्षित के साथ में फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, ये चीज़ें हो रही है। यानी डाइवर्सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट, ये चीज़ें क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये दिखा रहा है ना, कि नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मजाक बनाया जा रहा है, चिढ़ा रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। रीजन क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, भेदभाव के कारण। तो यानी डाइवर्सिटी से भेदभाव भी आ सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन भेदभाव। ठीक है, भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विविधता और भेदभाव जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यानी इस स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह। सबसे पहले पूर्वाग्रह पढ़ेंगे, यानी इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है पहले, तो इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस। ठीक है, इसके बाद में रूढ़िबद्ध अवधारणा, सेकंड नंबर पर क्या पढ़ेंगे, रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या होती है, कैसे आती है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, यानी स्टेरियोटाइप क्या होती है। थर्ड नंबर असमानता एवं भेदभाव, असमानता और भेदभाव का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर भेदभाव का सामना, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भेदभाव का सामना कैसे है। 5 नंबर पर कहानी पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहले परिचय जानेंगे, परिचय पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। 6 नंबर है समानता के लिए संघर्ष, किस प्रकार समानता के लिए संघर्ष किया गया था, ये पढ़ेंगे। एंड 7 नंबर पर पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद में इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसके बारे में हम जानेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। तो हम 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन वगैरह है ये हम कर देंगे। तो ये आपने जान लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं यहाँ पर पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह होता क्या है, पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पहले से राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस किसे कहते हैं, जब हम अपने किसी दूसरे जो पर्सन है, किसी दूसरा व्यक्ति है, उसके प्रति अपने पहले से राय बना लेते हैं। जिससे अब मैं कह दूं कि मेरा दोस्त जो है अगर वो नाइट को घर से बाहर जाता है, तो मैं अगर पहले से राय बना लूं कि हाँ भाई वो तो घर से बाहर जाता है, इसका मतलब वो शराब पीता होगा, आवारागर्दी करता होगा, दोस्तों के साथ में रहता होगा, कुछ ऐसा सोच लूं, तो ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। यानी कि क्या है, आपने बिना कुछ जाने या कोई वैसे आपको पता है या नहीं, आपने सीधा ऐसे सोच लिया किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कि हाँ वो ऐसा होगा, वो ये करता होगा, वो करता होगा। और ज़्यादातर हम नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही सोचते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में अपने पहले से अपने राय बना लेते हैं। हाँ भाई वो लड़की तो अच्छी नहीं हो सकती, क्यों, रीजन क्या है, यार मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बोलती है या कुछ और करती है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, पहले से राय बना लेना। यार मुस्लिम कंट्री के लोग तो अच्छे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं अच्छे,
यार वो तो आतंकवादी होते हैं और बहुत ही क्रूर तरीके से पशुओं को मारते हैं। तो यानी कि मतलब क्या हो गया कि अपने किसी दूसरे प्रश्न के बारे में पहले से राय बना ली, तो उसे क्या कह देंगे, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये ज़्यादातर किसके साथ में होता है, ये ज़्यादातर किसमें होता है, धार्मिक विश्वास के प्रति हो सकता है, चमड़ी के रंग को लेकर हो सकता है, कपड़े में हो सकता है, भाषा में हो सकता है, किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है पूर्वाग्रह किसी के बारे में। धार्मिक विश्वास मैं कह दूँ कि हाँ मुस्लिम कंट्री के लोग तो आतंकवादी होंगे, तो मैंने पहले ऐसे राय बना ली भी आतंकवादी होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग बात रहेगी। ठीक है, ऐसे राय बना ली कि आतंकवादी होंगे मुस्लिम कंट्री के लोग, तो आतंकवादी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ एक तो को छोड़कर बाकी सारे के सारे मुस्लिम कंट्री के लोग आतंकवादी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं, वो तो हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, सभी के अंदर होते हैं वो तो। ठीक है, तो धार्मिक विश्वास चमड़ी को लेकर हो सकता है। अब जैसे ब्रिटिश लोग आए थे तो ब्रिटिश लोग कहते थे कि हाँ जो वाइट चमड़ी के लोग हैं वो सभ्य हैं और जो वाइट चमड़ी के लोग नहीं है वो असभ्य हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो वो क्या था, पूर्वाग्रह था, अभी ऐसे मान कर चल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कपड़े को लेकर हो सकता है भी हाँ वो कपड़े अच्छे दूसरे अलग टाइप के पहनते हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे। अब मान लो कि किसी ने बाल ऐसे बैक साइड में मोड़ रखी हो तो उसके बारे में कहें अपने क्या सोचेंगे कि वो तो गुंडा होगा, आवारागर्दी करता होगा, बैक साइड में से बाल बड़े बड़े कर ले, कोई दाढ़ी रख ले, तो उसके बारे में अपने क्या कहेंगे कि वो तो गुंडा होगा। ऐसा थोड़ी होता है एक्चुअली के अंदर। अब बात करेंगे तब पता चलेगा ना, अपने बात तो की नहीं, बस ऐसा मन के अंदर सोच लिया, राय बना ली भी हाँ इस तरह का होगा, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह है। आप समझ गए होंगे, आई होप। बाकी से समझे चाहे ना समझे, पर बालों से और दाढ़ी से जरूर समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे ग्रामीण लोग और शहरी लोग का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रामीण लोग और शहरी लोग, अब मैंने नाम लिया ग्रामीण लोग और शहरी लोग, फटाफट क्या कीजिए, आप सोच लीजिए ग्रामीण लोग कौन होते हैं, आप फटाफट सोचिए, और शहरी लोग, आपके माइंड के अंदर क्या पिक्चर आ रही है, ग्रामीण लोग के बारे में क्या पिक्चर आ रही है, ज़्यादातर वो किसान होंगे, ठीक है, अनपढ़ होंगे, खेतों में काम करते होंगे, यही इमेज आई, यही आता है ना कि ग्रामीण लोग ऐसे होंगे। अब शहरी लोग के बारे में क्या आया, पक्के मकानों में रहते होंगे, ज़्यादातर लोग घर पर टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे, बातें नहीं करते होंगे दोस्तों के साथ में मिलकर, या और क्या हो सकता है, पढ़े लिखे होंगे, चालाक होंगे, यही इमेज बनती है ना अपने दिमाग में। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ग्रामीण लोग मानते हैं किसान होते हैं, ज़्यादातर किसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि गाँवों के अंदर किसान ही होंगे ना, ज़मीनें हैं तो किसान होंगे, 10-12 घंटे काम करते हैं। अब किसान एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है उसको तो काम करना पड़ेगा। अनपढ़ है, हाँ भाई अनपढ़ होंगे, क्यों, किसान है तो किसान के जो किसान है तो वो किसान तो अनपढ़ होंगे, लेकिन उनके बच्चे ऐसे थोड़ी अभी अनपढ़ होंगे, बच्चे तो एजुकेटेड है ना, ऐसा नहीं है। तो ये अवधारणा गलत हो जाती है, अनपढ़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो पहले टाइम में थे, अब नहीं है। शहरी लोग अनपढ़ है भी तो क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ तक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर अच्छी से, तो इसके कारण अनपढ़ है। अब शहरी लोग है तो शहरी लोग के अंदर पढ़े लिखे इसलिए होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, यहाँ पर स्कूल वगैरह की सुविधा है, इसलिए यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं। अब पक्के घरों में रहते हैं यहाँ पर शहर के लोग, हाँ ये बात है, पक्के घरों में रहते हैं। कंजूस का मतलब रुपए को बचाते हैं, अब ऐसा तो नहीं है, कंजूस वगैरह तो नहीं होते हैं यहाँ पर। पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना शहरों के अंदर, और चालाक होते हैं। चालाक तो फिर शहरों के अंदर चालाक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हाँ कुछ ऐसा थोड़ा अच्छे से ऐसे बोलने वगैरह का वो अलग तरीका होता है, तो उसको कह देते हैं चालाक वगैरह नहीं होते हैं, सभी सेम होते हैं। तो ग्रामीण और शहरी लोग के बारे में अगर ये अवधारणा थी, अपने ये राय बना लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रूढ़िबद्ध अवधारणा। रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या होती है, स्टेरियोटाइप क्या होता है। स्टेरियोटाइप जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्टेरियोटाइप, ठीक है। जब सभी लोगों को एक धारणा यानी एक ग्रुप के अंदर अपने इकट्ठा कर उनके प्रति अपने पक्की धारणा बना ली कि ये लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, तो उसे क्या कह देंगे, रूढ़िबद्ध अवधारणा, स्टेरियोटाइप। जैसे मान लो अब आपने धारणा बना ली यहाँ पर
कि देश, अब मान लो कि आपने सोच लिया कि पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ के लोग आतंकवादी होंगे, उनके बारे में इससे सोच लिया और पक्की धारणा बना ली। अपने दिमाग के अंदर ज़्यादातर तो यही चलता है ना कि आतंकवादी का जब जब नाम आता है तब तब पाकिस्तान की पिक्चर अपने दिमाग में आती है, यही होता है ना। तो ये एक धारणा बना ली है अपने लोगों ने कि ऐसे भी अपने सोच लेते हैं सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो अच्छे बुरे सभी आएंगे ना। पाकिस्तान पूरी कंट्री को ले लिया, पाकिस्तान जब नाम आएगा तो इसे अपने दिमाग में आ जाएगा भी आतंकवादी का नाम लेते ही पाकिस्तान याद आ जाता है। तो क्या है, सभी लोगों को क्या कहते हैं, एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना ली, सारे लोगों को एक जैसा ही मान लिया भी हाँ एक जैसे होंगे, सारे के सारे आतंकवादी होंगे, तो पक्की धारणा बना ली। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं मानते हैं पर सारे के सारे तो नहीं होते हैं। फिर धर्म को लेकर, अब धर्म को लेकर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो अब मैं बार बार मुस्लिम को इसलिए कोट कर रहा हूँ, तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं ये बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे धर्म को ले लो, यहाँ पर मुस्लिम धर्म को ले लो। अब अगर मुस्लिम धर्म की बात आती है, अगर मुस्लिम पाकिस्तान की बात आती है, मुस्लिम धर्म की बात आती है, तो अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कह देते हैं कि मुस्लिम लोग होते हैं वो पशुओं को बहुत ही क्रूर तरीके से मारते हैं, बहुत ही क्रूर तरीके से मारते हैं। क्या एक्चुअली के अंदर ऐसा होता है? होता होगा, उनका कोई धर्म होगा, धर्म के कारण वो ऐसा करते होंगे, हो सकता है, पर सभी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। सारे के सारे लोग वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो सारे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ करते हो। अब मान लो कि यहाँ पर मुस्लिम का नाम आता है तो ऐसा मतलब थोड़ी है मुस्लिम का। मुस्लिम के अंदर तो जैसे अब्दुल कलाम भी आ गए, तो क्या अब्दुल कलाम भी यही काम करते थे? ठीक है, खान सर को ले लो, आप इनको तो जानते होंगे ना, खान सर बहुत मशहूर है। क्या खान सर हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, वो भी तो मुस्लिम है ना, तो क्या वो भी वैसे होंगे? वो तो नहीं है ना ऐसे। तो इसका मतलब ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सारे के सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो बात है यहाँ पर धर्म, देश, धर्म। अब लिंग, अब मान लो कि जैसे यहाँ पर है, बात पहले अपने की थी यहाँ पर किन्नर समाज हो गया, तो किन्नर समाज के अंदर सारी की सारी और वो जो भी किन्नर होती है वो उनका अलग माइंडेड होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, सीधा सा मतलब देखिए कि सभी लोगों के प्रति अपने एक ही छवि के अंदर सारे लोगों को एक जैसा ही मान लेना, तो ये क्या होता है यहाँ पर रूढ़िबद्ध अवधारणा। यानी सारे के सारे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को एक जैसा ही मान लेना रूढ़िबद्ध अवधारणा होती है। अब कहोगे कि सर इसके अंदर पूर्वाग्रह में और रूढ़िबद्ध अवधारणा में अंतर क्या हुआ, यानी प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में अंतर क्या हुआ? अंतर यही है इन दोनों के बीच में कि ये किसी एक पर्सन के बारे में है। जब हम किसी के प्रति राय पहले से बना लेते हैं, किसी एक व्यक्ति बारे में पहले से राय बना लेते हैं, तो वो क्या है? पूर्वाग्रह है। और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या है? जब बड़े स्तर पर सारे लोगों के प्रति अपने ये छवि ऐसे सोच लेते हैं या राय बना लेते हैं, कैसे भी कह लो, राय बना लेते हैं सारे लोगों के बारे में बड़े स्तर पर, तो उसे क्या देते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा। ये किसी एक पर्सन के बारे में होता है और ये पूरे देश के बारे में, धर्म के, लिंग के, भाषा के, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। तो ये हो गया रूढ़िबद्ध अवधारणा। ठीक है, दोनों में अंतर बस इतना से ही है और कुछ अंतर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऐसी समाज के अंदर ऐसी धारणा थी कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, रेल को चलाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। पर एक्चुअली के अंदर क्या हुआ? एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हवाई जहाज भी लड़कियां उड़ा रही है और जो ट्रेन है, ट्रेन को भी लड़कियां चला रही है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा हवाई जहाज भी लड़कियां उड़ा रही है और ट्रेन को भी यहाँ पर लड़कियां चला रही है। तो इस स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया है लड़कियों ने यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की धारणा समाज के अंदर बना लेते हैं कि हवाई जहाज लड़कियों का काम नहीं है, वो घर के कामकाज करेगी। और इस तरह की धारणा बनाने से शायद लड़कियां काबिलियत हो उनको उड़ाने के लिए, फिर भी वो नहीं उड़ा पाएगी क्योंकि समाज ही ऐसा है, सोसाइटी ऐसे है। पर लड़कियां उड़ा सकती है, तो ये धारणा थी, एक स्टेरियोटाइप था पहले, तो इसको लड़कियों ने तोड़ दिया। अब पायलट लड़कियां भी बनती है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो आगे क्या है? मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो स्कूल नहीं भेजते हैं। मुसलमान लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, यानी मुसलमान जो हैं उनकी लड़कियां हैं वो ज़्यादा, मुसलमान लड़के हो या लड़कियां, उनको स्कूल भेजने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रीज़न क्या आ जाता है यहाँ पर
ऐसी अपने अवधारणा बना रखी है भी मुसलमान हैं जो लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। इसका रीज़न क्या है? जब अपने रिपोर्ट पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो इसका रीज़न यही है कि मुसलमान गरीब होते हैं। जो अमीर है उनकी लड़कियां तो पढ़ ही रही है, जो गरीब हैं उनकी नहीं पढ़ती है। तो मुसलमान क्या है? इसकी वजह है गरीबी। ठीक है, तो कहते हैं अपने समाज के लोग कहते हैं कि इनकी रुचि नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, रुचि वगैरह सभी की होती है। किसी को ऐसे नहीं है भी काम करने का शौक होता है, किसी को काम करने का शौक नहीं होता है। मेन वजह यहाँ पर गरीबी है। और जहाँ पर स्कूल घरों के पास में है, जहाँ पर स्कूल घरों के पास में है, सरकार उनको जो सुविधा प्रदान कर रही है, जैसे मान लो कि केरल के अंदर जो स्कूल है वो बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पर पास में है, तो वहाँ पर पास में होने के कारण मुसलमान भी लड़कियों को स्कूल में भेज पाते हैं। और एक सरकारी भी है, सरकार ने भी सहायता की है उनकी, तो वो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रही हैं। यहाँ पर ये केरल का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। यहाँ पर 60 से प्लस महिला शिक्षक है। 60 से महिला प्लस शिक्षक कैसे है? जैसे गाँवों के अंदर स्कूल हो गया। अब मान लो कि गाँवों के अंदर स्कूल हो गया, गाँव के अंदर स्कूल हो गया, बच्चे तो चले जाएंगे पर टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर के लिए गाँव के अंदर स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना, सड़कें, रोड, बस सब कुछ चलना चाहिए। अब जो टीचर है वो तो शहरों से आने वाले हैं, तो शहरों से जो आने वाले होंगे वो कैसे आएंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे? तो ये बात है कि जब वहाँ पर ये सारे प्रयास किए गए तो यहाँ पर 60 से प्लस महिला शिक्षक है। रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सरकार जो है सहायता कर रही है। दूसरे राज्यों में प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पर मुसलमान जो लड़कियाँ होती है वो ज़्यादा नहीं स्टडी कर पा रही है। गैर हाजिरी, यानी गैर हाजिरी का रीज़न क्या है? जैसे मुसलमान जो है क्या है, लड़कियों को स्कूल में तो लगा देते हैं लेकिन वो डेली जा नहीं पाती है या कुछ और है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? धर्म नहीं है, इसकी वजह गरीबी है यहाँ पर। तो आपने अब ये यहाँ पर स्टडी कर लिया है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या होती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा के बारे में यहाँ पर आपने स्टडी कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, पूर्वाग्रह क्या है? किसी पर्सन के बारे में पहले से राय बना लेना, तो क्या है? पूर्वाग्रह है। और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या है? सभी समूह के प्रति पहले से राय बना लेना, अपने जाना नहीं है कैसा है कैसा नहीं है, सीधा ही राय बना लेना सभी लोगों के प्रति। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? रूढ़िबद्ध अवधारणा, स्टेरियोटाइप। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अब हम देखते हैं असमानता और भेदभाव। यानी असमानता और भेदभाव का दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इसका हम अब रिलेशन निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि इनका दोनों का रिलेशन क्या है। असमानता और भेदभाव ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं, तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे गैर बराबरी समझते हो दोस्तों? जैसे एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया। ठीक है, समीर एक और समीर दो थे ना, जो अमीर और गरीब। जैसे एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया, इसे कहते हैं गैर बराबरी। तो गैर बराबरी होने से क्या आती है? असमानता आती है। क्या आती है? असमानता आती है। असमानता किसे कहते हैं? एक इंसान गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। जैसे मान लो कि आप दो दोस्त हो, एक अमीर दोस्त है, एक गरीब दोस्त है, इसे क्या कह देंगे? असमानता। दोनों के अंदर क्या है? असमानता। ठीक है, जैसे रिच एंड पुअर, इन दोनों के बीच में ये गैप है ना, इसको कह देते हैं असमानता। ठीक है, असमानता यानी दोनों समान नहीं है, इक्वल नहीं है, असमानता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इसे कह देंगे असमानता। असमानता आती क्यों है? पहले तो ये जान लेते हैं कि जब अपने कर ही रहे हैं तो इसको अच्छे से जान लेते हैं कि असमानता आने का रीजन क्या है। यहाँ पर ये देखते हैं असमानता आने का रीजन क्या है। पहली बात, अवसर ना मिलना। ठीक है, रोजगार ना मिलना। एंड थर्ड पर और क्या हो सकता है? अवसर ना मिलना, रोजगार ना मिलना, या फिर उसके पास में संसाधन का ना होना। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज, ये तीन चीज़ें ना हो किसी व्यक्ति के पास में, तो असमानता आती है। सामीर एक और सामीर की दो की स्टोरी पढ़ी थी ना, दोनों के अंदर क्या था? जो सामीर दो था उसके पास में इन तीनों चीज़ों का अभाव था, तो क्या था? वो गरीब था। ठीक है, इसके कारण आती है असमानता। गैर बराबरी का कारण क्या है? ये अवसर, रोजगार, संसाधन। और गैर बराबरी होने से असमानता आएगी। ठीक है, ये बात है। असमानता आने से क्या होगा? भेदभाव होगा। भेदभाव कैसे होगा? दो दोस्तों, आप अपने पर ही ले लीजिए, एक आप हो गए, एक अपना दोस्त हो गया, तो दोनों के अंदर असमानता कैसे आएगी? असमानता कैसे आएगी दोस्तों? ये देखिए कि दो दोस्त हो गए आप, जैसे एक आप हो गए, एक आपके दोस्त हो गए, तो आपके दोस्त
अब मान लो कि आपका दोस्त आपसे रिच है, अमीर है, और आप गरीब हो, तो दोनों के अंदर क्या होगी, असमानता आ गई ना, असमानता आ गई। आपका दोस्त आपके साथ में क्या करेगा, भेदभाव करेगा या नहीं करेगा, करेगा, 100% करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में चीज़ यही है कि असमानता आने से क्या होता है, भेदभाव आता है। अब मान लो कि आप रिच है, आपके घर में जब भिखारी आता है तो आप उसके साथ में कैसा बिहेव करते हो, ऐसा असमानता होती है ना, दोनों के अंदर असमानता तो है। असमानता का रीजन क्या था, जैसे भिखारी आता है आपके घर में, तो भिखारी के गरीब होने का रीजन क्या है, भिखारी के गरीब होने का रीजन है कि उसको अवसर नहीं मिला। अवसर का मतलब क्या है, उसी को कोई स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या फिर कोई पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिला, ठीक है। फिर उसको कोई रोजगार नहीं मिला, उसको कोई काम नहीं मिला जिसको वो काम कर सके, काम के बल पर वो पूंजी को, रुपए को कमा सके, तो उसको काम नहीं मिला। थर्ड, उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, कोई भूमि नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बल पर वो पैसे कमा सके, तो ये तीनों चीज़ें नहीं मिली उसको, तो वो क्या हो गया, भिखारी बन गया। अब वो आपके घर में आता है तो आप उसके साथ में कैसा बिहेव करते हो, बिहेव अच्छा नहीं होता है ना, दोनों के अंदर भेदभाव होता है। आप जब वो आता है तो वो क्या करता है, नीचे बैठता है, आप जिसे आप बैठे हो कुर्सी पर, चेयर पर, तो उसको तो नहीं बैठाते हो, वो नीचे बैठता है, तो दोनों के अंदर क्या होगी, असमानता। असमानता होने से क्या हुआ, भेदभाव। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल इसलिए भिखारी का दिया था कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या हो गया, असमानता आने से क्या होगी, भेदभाव। अब भेदभाव जब होगा ना, समाज के अंदर भेदभाव होगा, तो भेदभाव होने से क्या हो गया, यहाँ पर जाति व्यवस्था के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जितने भी लोग होंगे वो जातियों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे जो सबसे अमीर होगा, रिच होगा, वो क्या कहलाएंगे, जैसे जर्नल के अंदर चले जाएंगे। उससे थोड़े कम गरीब होंगे वो नीचे ओबीसी में आ जाएंगे, थोड़ी सी और गरीब होंगे एससी के अंदर, थोड़े और एसटी के अंदर, ऐसे डिवाइड हो जाएगा जातियों के अंदर, ये डिवाइड हो जाएगा समाज है जो जाति। फिर इसके अंदर क्या होता है, जाति आधार आ गई, दोनों के अंदर जाति आधार आ गई। अब कई बार जाति भी दोहरा भेदभाव होने लग जाता है। जैसे भेदभाव तो यहाँ पर हो ही रहा है, जैसे मान लो कि जाति के अंदर भी मान लो एसटी के अंदर कोई लोग रह रहा है, एससी के अंदर रह रहा है, तो ये क्या है, नीची जाति के लोग आ गए यहाँ पर। तो अब नीची जाति अपने कह देते हैं, मुझे माफ़ करना, बाकी कोई जाति वगैरह कुछ नहीं होता है ऐसा। तो जाति, नीची जाति यहाँ पर आ गया है, तो नीची जाति अब एससी और एसटी आ चुका है, तो भेदभाव इनके साथ में होगा। कई बार दोहरा भेदभाव भी हो जाता है, वो किसे, एसटी, जिसे जनजातीय लोग हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, जनजातीय लोग जो होते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर जनजातीय लोग हैं, एक तो उनकी जाति नीची है, भेदभाव तो उनके साथ में हो ही रहा है, प्लस दोहरा भेदभाव हो जाता है। दोहरा भेदभाव किसे कहते हैं, दोहरा भेदभाव, यानी दो प्रकार से भेदभाव हो जाता है। एक तो उनकी जाति नीची है, भेदभाव तो ये हो ही रहा है, ये तो सहन कर ही रहे हैं। दूसरा, वो गरीब अगर गरीब हो जाए तो उनके साथ में और ज़्यादा भेदभाव हो जाता है, यानी दो प्रकार के भेदभाव को उनको फेस करना पड़ता है। इसी को कहते हैं दोहरा भेदभाव। एक तो वो गरीब हो जाए, दूसरा जाति उनकी नीची हो जाए, तो उसको दोहरा भेदभाव सामना करना पड़ता है। तो अब आप कहोगे कि सर एसटी के तो नीचे होते हैं, जरूरत तो नहीं है भाई नीची हो, क्या पता उन एसटी वालों को ये चीज़ें मिली हो, वो बहुत रिच भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो गरीब भी हो, जाति हो, तो दोहरा भेदभाव इसको कहते हैं। फिर दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता हूँ, गैर बराबरी के कारण असमानता आई थी, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया कि गैर बराबरी के कारण भी असमानता आती है, और किससे आती है, और भी मैं आपको बता देता हूँ। गैर बराबरी से भी असमानता आती है, पूर्वाग्रह से भी क्या होती है, असमानता, प्रेजुडाइज, ठीक है। प्रेजुडाइज से भी क्या होता है, असमानता आती है यहाँ पर। और सिनेरियोटाइप का मतलब क्या हो गया, रूढ़िबद्ध अवधारणा। रूढ़िबद्ध अवधारणा से भी क्या होता है, यहाँ पर असमानता आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये थोड़ा सा समझ कर चलिए कि गैर बराबरी से भी असमानता आती है, पूर्वाग्रह से भी असमानता आती है। पूर्वाग्रह से असमानता कैसे आएगी, पूर्वाग्रह से ऐसे आएगी, जैसे मैंने अपने दोस्त के बारे में सोच लिया कि वो शाम को जाता है, तो शाम को जाता है तो ऐसे सोच लिया, अभी शाम को जाता है, वो हो सकता है शराब पीने के लिए जाता हो, आवारागर्दी करता हो, कुछ ऐसा सोच लिया, तो क्या होगा, मैं उसके साथ में भेदभाव करने लग जाऊंगा कि वो शाम को जाता है, वो अच्छा बॉय नहीं है, वो दूसरों के साथ में हो सकता है शराब पीता हो, कुछ ऐसा हो, तो मेरा बिहेव उसके साथ में अनबिहेव हो जाएगा, अच्छा बिहेव नहीं होगा, मैं उसके साथ में भेदभाव करने लग जाऊंगा, ठीक है। भेदभाव करने लग जाऊंगा
तो भेदभाव करने से दोनों के बीच में क्या होगा, असमानता हो जाएगी ना दोनों के अंदर। तो असमानता पूर्वाग्रह के द्वारा भी असमानता हो सकती है, रूढ़िबद्ध अवधारणा के द्वारा भी असमानता हो सकती है। जैसे मुस्लिम कंट्री के बारे में अपने क्या सोचा था कि जैसे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग, पाकिस्तान लोग क्या है, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो अपने पाकिस्तान के बारे में क्या आतंकवादी सोचा था, आतंकवादी है, तो अपने उनके भेदभाव करने लग जाएंगे। अपने जब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लोग जैसे अपने इंडिया के अंदर आते हैं वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अपने उसके साथ में भेदभाव करेंगे, अच्छा बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ में, ठीक है। तो ये रूढ़िबद्ध अवधारणा के आधार पर भी असमानता हो सकती है, पूर्वाग्रह के आधार पर भी असमानता हो सकती है, और असमानता आने से क्या होगा, भेदभाव होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर असमानता, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हो दोस्तों कि पूर्वाग्रह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भेदभाव हो सकता है, और रूढ़िबद्ध अवधारणा से भी क्या आ सकता है, भेदभाव आ सकता है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएगा, यानी पूर्वाग्रह से भेदभाव हो सकता है, रूढ़िबद्ध अवधारणा से भेदभाव हो सकता है, गैर बराबरी से असमानता से भी भेदभाव हो सकता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लड़का और लड़की का ले लीजिए, ठीक है। लड़के के बारे में क्या सोचा जाता है, लड़के के बारे में ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि लड़का ताकतवर होगा, ठीक है, शरारती होगा। जब ऐसे वर्ड आते हैं ताकतवर, शरारती, रोना नहीं है, तो ये अपने किसको ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। जब बात आते हैं कि कोमल, मृदु स्वभाव, चंचल होगे, चित्रकारी में अच्छा होगा, तो तब किसको अपने ऐसे सोचते हैं, माइंड के अंदर क्या आता है कि वो लड़की की बात हो रही है, तो ऐसा अपने चलते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं कि ताकतवर लड़का होगा, लड़की नहीं, शरारती लड़का होगा, लड़की नहीं होगी, रोता लड़का नहीं रोता है, लड़की रो सकती है पर लड़का नहीं रोता है। अगर लड़का रोएगा तो उसको क्या, अपने समाज के लोग उसकी क्या करेंगे, ऐसे इंसल्ट करेंगे, तो वो रोना बंद कर देगा। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे अपने सिनेरियोटाइप और ये सिस्टम बना रखा है, और होता कुछ नहीं है। अब मान लो कि आप मुझे बताओ कि लड़का ताकतवर होगा, क्या लड़कियाँ ताकतवर नहीं हो सकती? मेरी कॉम है, जो मेरी कॉम तो वो बॉक्सिंग के अंदर जो जीत कर गोल्ड मेडल लेकर आई, क्या वो ताकतवर नहीं थी? वो भी तो ताकतवर थी ना। तो ये क्या है, सिनेरियोटाइप ऐसे बना रखा है समाज के अंदर, और कुछ नहीं है। नौकरी को लेकर हो सकता है, नौकरी को लेकर आर्मी लड़कियां में नहीं जा सकती, पायलट लड़कियां नहीं बन सकती, पर क्या ऐसा एक्चुअली के अंदर है? ऐसा कुछ नहीं है। अब 2022 के अंदर लड़कियां सब कुछ कर रही है, कमांडो भी बन रही है, पायलट में भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, लड़कों से भी आगे चल रही है, ठीक है। कार्यों को लेकर हो सकता है, जैसे कार्यों को लेकर कैसे हो सकता है भेदभाव? कार्यों को लेकर भी भेदभाव हो सकता है। जैसे टीचिंग के अंदर, अगर कोई टीचिंग करा रहा है, टीचिंग, और कोई बर्तन साफ कर रहा है, अब जो टीचिंग करवा रहा है वो तो अच्छे कार्य के अंदर आ गया भी, हाँ वो अच्छा काम कर रहा है। जो बर्तन साफ कर रहा है उसको नीचा समझा जाएगा, तो उसके साथ में भेदभाव किया जाएगा। अब खेती कर रहा है और एक झाड़ू लगा रहा है, तो खेती करने वाले को कुछ अच्छा समझा जाएगा, झाड़ू लगाने वाले को नीचे समझा जाएगा। तो इसके आधार पर भी भेदभाव हो सकते हैं, यानी लड़का लड़की, इसके आधार पर भेदभाव, नौकरी को लेकर भेदभाव, कार्यों को लेकर भेदभाव, हर एक चीज़ को लेकर भेदभाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा होगा कि असमानता और भेदभाव के अंदर रिलेशन क्या है। जब असमानता आती है तो असमानता के कारण क्या होता है, भेदभाव होता है। असमानता से भी भेदभाव होता है, पूर्वाग्रह से भेदभाव होता है, और रूढ़िबद्ध अवधारणा से भेदभाव होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब तक हमने भेदभाव के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, भेदभाव के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजुडाइज के बारे में और सिनेरियोटाइप के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो भेदभाव के बारे में आपने पढ़ लिया है, पर जो इनका वास्तव में जो सामना कर रहे हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। भेदभाव का सामना, देखो भेदभाव का सामना कैसे, भेदभाव को कैसे है, आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह का काम करते हैं, ठीक है। आजीविका का मतलब हो गया जो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए लोग तरह तरह का काम करते हैं। अब काम भी है ना, तो काम को भी डिवाइड कर रखा है, काम को भी डिवाइड कर रखा है। जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो के अंदर बताया था, लोगों ने आजीविका चलाने के लिए तरह तरह का काम करते हैं, तो अब काम को भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। पहले तो ये देखिए काम कौन कौन से हैं, पढ़ाना हो सकता है, बर्तन बनाना हो सकता है, मछली पकड़ना हो सकता है, खेती हो सकता है, मजदूरी हो सकता है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये मैंने वैसे लिखे हैं, तो ये सारे काम हो गए। अब इनमें से कुछ कामों को अपवित्र माना जाता है, कुछ कामों को नीचा समझा जाता है, कुछ कामों को ऊंचा समझा जाता है। जैसे नीचे अपवित्र किन कामों को समझा जाता है, जैसे सफाई करना, अगर कोई सफाई करता है तो उसको नीचा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता है, कहते हैं भी ये अच्छा काम नहीं है। कपड़े धोना हो गया, बाल काटना हो गया, कचरा उठाना हो गया, तो इन सब कामों को क्या कहते हैं,
नीचा काम, यानी ये क्या है, नीचा काम है, इनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे टीचिंग कराना है, यहाँ पर टीचर है, यानी टीचर का काम पढ़ाना हो गया, तो पढ़ाने वाले को क्या कहेंगे, ये ऊंचा काम है, ये अच्छा काम है। जैसे सुनार है, सुनार का काम को क्या कहेंगे, ये ऊंचा काम है। वही जो मोची हो गया या कोई सफाई करने वाले हो गए, तो उसके काम को क्या कह देंगे कि ये नीचे वाले काम है। तो ये समाज के अंदर ऐसी प्रायोरिटी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपवित्र और गंदा काम, ये ऐसे काम को कह देते हैं नीचे काम वाले को। ठीक है, अब काम के आधार पर ही जो ये काम करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अछूत, यानी ऐसे लोग क्या है, अछूत। अछूत का मतलब है भी नीचे हैं बिल्कुल ही, और इनसे दूर रहना है, यानी छूत, यानी छूत की जो बीमारी होती है ना, छुआछूत वाला, अनटचेबिलिटी, तो यानी इनसे टच नहीं करना है, इनसे दूर रहना है, और अयोग्य है। इनको सीमित काम करने का अधिकार था। ठीक है, सीमित काम करने का अधिकार था। इनको ज़्यादातर जो अच्छे काम है उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे इनको क्या इजाज़त नहीं थी, ऐसे लोगों को कि घरों में जाने के, जो बड़े लोग हैं उनके घरों पर नहीं जा सकते थे। ये वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कहते थे कि वेद जो है बड़े लोग पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गए, वो उनका काम है वेद पढ़ना, इनका काम नहीं है, ये अछूत हैं, ये बहुत नीचे हैं। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी इनको। अब आप दोस्तों सोच सकते हो कि कितना भेदभाव होता होगा ऐसे लोगों के साथ में। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, यानी इनको काम सीमित था कि बस ये क्या करेंगे, ये बड़े लोगों की सेवा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, जो अपना काम करते हैं वो करेंगे, प्लस में बड़े लोगों की सेवा करेंगे, ये इतना काम था। तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि भेदभाव का सामना क्या है। आजीविका को चलाने के लिए काम करते हैं लोग। ठीक है, काम को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अब जो अच्छे काम है, अच्छे काम जैसे बड़े काम, जैसे सुनारों का हो गया या टीचिंग का हो गया, पढ़ाना हो गया, वेद पढ़ना हो गया, ब्राह्मण का काम हो गया, ऐसे कामों को अच्छा समझा जाता था। क्षत्रिय हो गए तो ऐसे कामों को अच्छा समझा जाता था। अपवित्र गंदा काम किसे समझा जाता था, जैसे लोग सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, बाल काटना, कचरा उठाना, जो ऐसे काम करते थे वैसे लोगों को नीचा समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था, उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। तो ऐसे लोगों को अछूत और अयोग्य कहा जाता था। इनको सीमित काम करने का अधिकार था। जैसे सीमित काम का मतलब है जो अपना काम करेंगे प्लस अपना काम करेंगे ये वाला, और जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करेंगे ये वाला हो गया। वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, और पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कितना भेदभाव होता होगा ऐसे लोगों के साथ में। अब हालांकि ये चेंज कर दिया है, ये पहले की बात कर रही है। ठीक है, और अब भी कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसे बदलाव की ज़रूरत है। आज यहाँ पर बहुत आगे सदी आ चुकी है अपनी, तो ऐसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिसे आप सभी जानते ही होंगे। भारतीय संविधान के निर्माता, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले परिचय जान लेते हैं। इतने जो महान अपनी अस्थि हुई है, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में परिचय अवश्य पता होना चाहिए। तो परिचय पहले जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1891 के अंदर, और डेथ हो गई थी 1956 के अंदर, यानी 1891 में इनका जन्म हुआ था, और 1956 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय संविधान के पिता ये कौन थे, भारतीय संविधान के पिता, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था किसकी देखरेख में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में। और भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, प्लस दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा जब बात आती है दलितों के मसीहा की, तो किसका नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्यों आता है रीजन, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी दलितों के लिए, क्योंकि जो उनके ऊपर भेदभाव हो रहा था ना, भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इन्हें दलितों के मसीहा भी कहा जाता है। महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि नीची जाति थी, इससे ये बिलोंग करते थे। अब नीची जाति के बारे में आपने पढ़ा ही है, नीची जाति के साथ में क्या भेदभाव होता था, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था। यार नीची जाति के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, पढ़ना लिखना नहीं होता था, पढ़ने देते ही नहीं थे, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं थी किसी भी तरह से, और नीचा काम करना होता था। तो उन्होंने महार जाति से बिलोंग करते थे, बहुत ही कष्टों को सहा है,
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई अब वाली नहीं है जो कह देती हैं कि बीए की पढ़ाई पूरी कर ली और कॉलेज की पढ़ाई कर ली। पहले की जो पढ़ाई होती थी बहुत अलग होती थी पहले। अब के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा आसानी है, हर एक चीज़ की है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले स्कूल के अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। ये पहले व्यक्ति थे अपने समाज में जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार तो था नहीं इनको। तो ये वैसे महार जाति यानी बहुत नीची जाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने पढ़ाई पूरी की। इंग्लैंड भी गई ये एडवोकेट के लिए, एडवोकेट की तैयारी के लिए इंग्लैंड गई। बहुत ज़्यादा स्टडी की थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा कष्टों को भी सहा था। इनको जिसे स्कूल होता है तो स्कूल से बाहर बिठा देते थे, बहुत कष्टों को सहा यार इन्होंने। और इंग्लैंड गई थी ये एडवोकेट की तैयारी के लिए। फिर दलितों को सरकारी नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने क्या किया, जब एडवोकेट की जो तैयारी थी वो कर आ गए, तब इन्होंने क्या किया, जो भी दलित जो नीची जाति वाले लोग थे इनको प्रोत्साहित किया। इनको कहा कि सरकारी नौकरी को लगो, आप सरकारी नौकरी को लगो। इनका उद्देश्य क्या था, जिससे नीची जाति के लोग सरकारी नौकरी को लगेंगे तो अपने आप ये जो जंजीरें जकड़ी हुई है ना भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन की जो असमानताएं हैं, ये अपने आप ही ये दूर हो जाएगी। तो ये सिस्टम दूर हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षा का जहाँ पर वास होता है वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, हर चीज़ हट जाती है, हर एक चीज़ समान हो जाती है। तो इसलिए इनका मानना था कि सरकारी नौकरी को लगो। इसलिए इन्होंने आकर सभी लोगों को आह्वान किया कि सरकारी नौकरी को आप तैयारी करो। मंदिरों में प्रवेश, तो मंदिरों में प्रवेश के लिए आपको पता है कि जो नीची जाति के लोग होते थे उनको जाने नहीं दिया जाता था। अब इन्होंने क्या किया, जो दलित समूह था इनका नेतृत्व किया, यानी इनके ये नेता बने। कहते मैं नेता हूँ, आप आओ, और हम सब क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं जो बड़े लोग हो रहे हैं। इन्होंने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में धर्म को अपना लिया था। पहले हिंदू धर्म था और लास्ट के अंदर क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लास्ट में जाते जाते ये कहते थे कि सभी को समान होना, सभी को, जो नीची जाति के लोग हैं, दलित समूह हैं, इनको संघर्ष करना चाहिए समानता के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि रूढ़िवादी ये सारी परंपरा वगैरह नहीं थी। हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे छुआछूत की बीमारी, अनटचेबिलिटी हो गई, और भी बहुत सारी थी। तो इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा हिंदू धर्म, और बाद में क्या किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके अंदर कुरीतियाँ वगैरह ये बिल्कुल कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो इन्होंने दलित समूह से भी कहा था कि आप समानता के लिए संघर्ष करो। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा जीवन परिचय था भीमराव अंबेडकर के बारे में। वास्तव में यार बहुत ही ज़्यादा महान हस्ती हुई है, महान हस्ती, इतनी महान हस्ती जो शायद ही कभी ऐसे जन्म लेती हो, कोई हजारों वर्षों में के कोई एक आती हो। बाकी बहुत महान थी ये भीमराव अंबेडकर। तो अब बात करते हैं स्टोरी, इनकी स्टोरी जानते हैं कि इनके बचपन के, जब ये 9 साल के थे तो इनकी स्टोरी, इनके साथ में क्या हुआ था वो हम जानते हैं यहाँ पर। कोरेगांव दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है छोटा सा। तो कोरेगांव महाराष्ट्र, आप जानते हो कि अपने महाराष्ट्र यहाँ पर गुजरात के साथ में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर, तो महाराष्ट्र के अंदर कोरेगांव है। तो वहाँ की कहानी है, ये क्या करते हैं, अपने पिता से मिलने के लिए भाइयों के साथ में जाते हैं, अपने पिता से मिलने के लिए। जैसे इनके पिता जॉब करते थे तो ये कहते हैं एक दिन विचार बनता है, जिसे अपना बन जाता है ना, कि पिता से मिलने के लिए जाते हैं। पिता साइड में रहते थे और इनका भी विचार बन गया भीमराव अम्बेडकर का कि पिता से मिलने के लिए जाते हैं। भाई कहते हैं मैं भी जाऊँगा। तो भाई प्लस जो भीमराव अम्बेडकर थे ये पिता से मिलने के लिए जाते हैं कोरेगांव से। स्टेशन पर पहुंचते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद में क्या होता है, स्टेशन मास्टर स्टेशन पर पहुंचते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर वहां पर वेट करते रहते हैं। फिर स्टेशन मास्टर वहां पर आता है उनके पास में, फिर पूछता है कि यहाँ पर तुम क्यों बैठी हो, क्या रीज़न क्या है, यहाँ पर बैठने का क्या रीज़न है, यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, वो काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं वो कहते हैं कि कोरेगांव जाना है, हम पिताजी का वेट कर रहे हैं। पिताजी या फिर कोई नौकर आए तो उनका वेट कर रहे हैं, ना ही नौकर आए ना ही पिताजी आए हैं, तो काफ़ी टाइम से हम उनका वेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे भीमराव अम्बेडकर है और उनके भाइयों ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे और एक सभ्य की भाषा बोल रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी भाषा बोल रहे थे। अच्छे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, पापा जॉब करते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे विचार होते हैं ना, जो अच्छे माँ बाप होते हैं तो अच्छे विचार होते हैं। अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जॉब लगे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे लगा स्टेशन मास्टर को जैसे कि वो ब्राह्मण के बच्चे हों, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा था। फिर स्टेशन मास्टर ने अचानक पूछ ही लिया, स्टेशन मास्टर ने पूछा यहाँ पर कि आप कौन हो,
तो भीमराव अम्बेडकर तो अब सच्ची बोलेंगे ना तो उन्होंने बिना सोचे समझे सीधा ही कहा कि हम महार हैं। तो ये वर्ड सुनते ही उसको बड़ा ऐसे जैसे बिजली गिर जाती है ना, कुछ ऐसा फील हुआ भी। महार जाति क्योंकि नीची जाति थी, नीची जाति से वैसे ही वो भेदभाव करते थे। तो ये महार वर्ड सुनते ही वो क्या हुआ, जिसे वहाँ पर अच्छे से बात कर रहा था तो उसका बिल्कुल ही रूप ही चेंज हो गया। उसको वो छोड़कर वहाँ से अपने रूम के अंदर वापस चले गए। जो स्टेशन मास्टर था उनको वहीं पर छोड़ दिया और रूम के अंदर चले गए, कमरे में वापस चले गए रूम मास्टर। फिर काफ़ी टाइम वेट करते रहे। अब शाम होने लगी थी, लगभग 30 मिनट आधा घंटा बीत चुका था, शाम होने लगी थी और उनके भी निराशा की थोड़ी ऐसे निराशा आने लगी थी। भीमराव अम्बेडकर थे, उनके चेहरे पर भी निराशा आने लगी थी कि अभी पापा भी नहीं आए, नौकर भी नहीं, काफ़ी टाइम भी हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो सूरज जैसे जैसे डर रहा था उनको भी थोड़ा ऐसी चिंता हो रही थी यहाँ पर। फिर स्टेशन मास्टर आते हैं 30 मिनट आधा घंटे के बाद में। स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि क्या करने की सोच रहे हो, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो, काफ़ी टाइम बीत चुका, अब शाम भी होने वाली है। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि किराए पर बैलगाड़ी की सोच रही हैं, अगर मिल जाती तो हम चले जाते, अगर पास में है कोई गाँव तो हम बैलगाड़ी से लेकर चले जाएंगे, अगर बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो। फिर बैलगाड़ी वाले से पूछते हैं भाई बैलगाड़ी क्या किराए पर मिल जाएगी। तो जो बैलगाड़ी वाले होते हैं वो सभी इनकार कर देते हैं भीमराव अम्बेडकर को। सभी बैलगाड़ियाँ फ्री थी, वहाँ पर बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी, सभी फ्री थी, लेकिन सारे के सारे लोग ही उनको मना कर देते हैं। रीजन क्या था, रीजन यही था कि कोई भी गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे अपनी बैलगाड़ी को। रीजन क्या था, उन्होंने जो महार वर्ड बोला था ना कि हम महार हैं, बस वो ही रीजन था कि हम महार यानी नीची जाति होने के कारण कोई भी उनको अपने बैलगाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं था। यानी वो अपने बैलगाड़ियों को नीचा और अछूत नहीं बनाना चाहते थे। अगर वो बिठा लेते तो कोई और व्यक्ति उन बैलगाड़ियों के ऊपर नहीं चढ़ता। तो इस रीजन से सभी ने मना कर दिया। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हम किराया दुगना दे देंगे अगर आप हमें ले जाओ तो। पर बाद में समझ में आया कि बात पैसे की है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी थी कहानी। अब आप सोचिए दोस्तों, इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतना बड़ा इन्होंने भेदभाव हुआ है यहाँ पर, इतना बड़ा भेदभाव। सोच के देखिए अगर आपके साथ में ऐसा हो, तो आपको कहीं पर जाना हो, आप जहाँ पर रहते हो, मान लो कि आपको थोड़ी दूर जाना हो कहीं पर, आपके मामा के पास में, आपके पापा के पास में, सेम यही कंडीशन आपके ऊपर लागू हो, आपसे पहले पूछे भी आप कौन हो, तो आप जब बताओ कि आपको सेम यही भेदभाव झेलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया था इन्होंने, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, तब एक महान हस्ती के रूप में ये उभरे हैं। बहुत सारे कष्टों को सहा है, बहुत सारे स्ट्रगल को चाहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है। तभी तो कहते हैं एजुकेशन आपको मिल रही है इतनी आसानी से, तो इसको पढ़ो, एजुकेशन को पढ़कर अच्छे पढ़ लिख लो, अच्छे कुछ बन जाओ, ठीक है, इतनी आसानी से मिल रही है। और एक ये थे, इनको कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस का सामना करते हुए इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। और हमको तो यार आसानी से मिल रहा है, फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। रीजन बस आसानी से मिल रहा है, यही अपना रीजन है। तो अब दोस्तों आपने ये सारा पढ़ लिया, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं अपने समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष, यहाँ पर जो अपने जो दूसरे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष आप जानते होंगे कि 1947 के अंदर जो अपने आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी यहाँ पर आज़ादी, तो उस समय क्या किया था, अपने सभी लोगों ने, जितने भी लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था। क्या किया था, संघर्ष किया था, ठीक है। तो संघर्ष किसके लिए किया था, स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पर ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था, यानी स्वतंत्रता के लिए। जो 1947 के अंदर जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था, उसके अंदर समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष किया गया था, ठीक है। अकेले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया गया था, प्लस समानता के लिए भी। जैसे स्वतंत्रता किससे, अंग्रेजों से, और समानता किससे, जो भारत के अंदर के लोग रह रहे हैं उसी के समान व्यवहार पाने के लिए संघर्ष किया गया था, ठीक है।
एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दलितों ने कैसे यहाँ पर संघर्ष किया था मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए। दलित चाहते थे कि हमें भी प्रवेश करने के लिए, मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए यहाँ पर आने दिया जाए। जो बड़े लोग होते थे, बड़े लोग यानी जर्नल, जो ब्राह्मण वगैरह लोग होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं को मंदिरों में जाने का अधिकार था। तो जो छोटे लोग थे, दलित वगैरह लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया था मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए। ठीक है, महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाएं चाहती थी कि जैसे पुरुषों के पास में अधिकार है वैसे ही हमारे पास में भी अधिकार हो। तो महिलाओं ने क्या किया, पुरुषों के समान अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार। फिर जो किसान और जमींदार थे, किसान और जमींदारों ने किसके लिए संघर्ष किया, तो इन्होंने संघर्ष किया ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए। इनके ऊपर बहुत ऊंची ऊंची ब्याज दरें लगाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और जो भारत के अंदर जो शासन प्रणाली थी इसके अंदर, तो इन्होंने ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर संघर्ष किया था। अब जब आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद में भारत आज़ाद हो जाता है, तब भी बहुत सारी जैसे कुरीतियाँ, असमानताएं व्याप्त थी। उस समय आज़ाद होने के बाद में बहुत सारी जैसे असमानताएं व्याप्त थी समाज के अंदर। फिर क्या किया गया, सारी सभा इकट्ठी हो गई, जो जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भी बड़े बड़े लोग थे, विद्वान थे, पढ़े हुए लिखे लोग थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया, एक समिति का गठन बनाई और एक संविधान सभा का गठन किया। फिर क्या किया, संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान के निर्माण के समय जो भीमराव अंबेडकर थे उनको सारा कारोबार सौंप दिया गया कि आपकी देखरेख में ये सारा काम होना चाहिए। तो फिर संविधान का निर्माण किया गया, किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो सभी लोगों को समान संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण के अंदर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते होंगे कि इन्होंने समानता लाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया था। तो अब ये संविधान का निर्माण कर रही हैं, ये खुद संविधान का निर्माण कर रही हैं, तो क्या ये ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसके अंदर जो छोटे लोग हो उनको अधिकार न दिया जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये संविधान का निर्माण कर रही हैं तो ये बराबर का अधिकार देंगे, सभी को समान अधिकार देंगे। तो सभी लोगों को समान व बराबर का अधिकार दिया गया, सभी के लिए समान अधिकार कर दिए गए। अगर कोई ब्राह्मण के लिए जो अधिकार है वो ही दलितों के लिए समान अधिकार होगा, कोई ऊंच नीच नहीं, बिल्कुल समान कर दिया। अगर जो ब्राह्मण को दंड दिया जा रहा है वही नीचे वाली जाति को ही दंड दिया जाएगा, तो एकदम समान कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसीलिए इनको अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, छुआछूत का अंत कर दिया। जो छुआछूत की बीमारी थी, अनटचेबिलिटी थी, तो उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया। अपने पसंद का काम चुनने का अधिकार है, जिसे अपने पसंद, अपनी जो इच्छा हो वही काम करो। ऐसे नहीं है भी हाँ, जिसे उस किसी के पिता है तो पिता जो काम कर रही हैं वही आप करोगे, तो ऐसा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अपने पसंद का काम करने के लिए यहाँ पर ऐसा अपने जो पसंद हो जिस काम के अंदर तो वही काम करो। तो ये सारा सिस्टम ये किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने। गरीबों के लिए विशेष कदम, जो गरीब थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए विशेष कदम उठाए, उनकी सहायता के लिए। अब बहुत सारे जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी, उनकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा जो फंड दिया जा रहा था, फंड दिया जाने लगा। बहुत सारी ऐसे कदम उठाए जिसके बाद जो गरीब दबे हुए लोग थे उनको ऊंचा उठने के लिए मौका मिला। तो ये सारे अच्छे काम किसी ने किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपने देख लिया कि समानता के लिए संघर्ष क्या था। संघर्ष जो हुआ था 1947 के अंदर, स्वतंत्रता के साथ में क्या था, समानता के लिए भी ये संघर्ष किया गया था। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये समानता लाने का महत्वपूर्ण कारक भी। अपना समानता लाने का महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है, भारत के अंदर समानता कैसे आ सकती है। जितने महान विद्वान हुए थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, चाहे राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने कहा था कि विविधता की इज्जत करनी और उसको मूल्यवान मानना, यही एक कारक है समानता लाने का। अगर समानता लानी है किसी कंट्री में तो विविधता की इज्जत करनी होगी। विविधता की इज्जत कैसे की जा सकती है, जितने भी रिलीजन रहते हैं, चाहे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कोई भी रहते हैं ना, तो इन सभी की इज्जत करो। ऐसे नहीं है भी हिंदू ज़्यादातर रहते हैं तो मुस्लिम की अब इज्जत मत करो, या सिख ईसाई है तो इनकी इज्जत मत करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर समानता लानी है तो विविधता की इज्जत करना प्लस उनको मूल्यवान मानना,
चाहे 10 लोग ही रहते हो दूसरे रिलीजन के, उसको मूल्यवान यानी उनको इज्जत देना और मूल्यवान मानना, यही एक कारक है समानता लाने का। ठीक है, फिर क्या है, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अपने धर्म को मानने की, उनको अपने धर्म को मानने की, अपने जैसी उनकी इच्छा हो वैसी भाषा बोलने की, वैसे त्यौहार मनाने की और अभिव्यक्ति की, तो उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चाहे वो कोई भी कल्चर को फॉलो करे, कोई भाषा को बोले, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर एक चीज़ की उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे वो जीना चाहिए वैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं इस कंट्री में, तब समानता लाई जा सकती है। इससे नहीं कि अगर अपने यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं तो अपने कहेंगे भी हाँ तुमको हिंदू धर्म मानना होगा, तुम हिंदी भाषा बोलेंगी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तभी तो भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी धर्मों का सम्मान, यानी भारत क्या करता है, सभी धर्मों को सम्मान करता है। वो क्या कहता है कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, आप हमारी कंट्री में आओ, हम आपको शरण देंगे, हम आपको पूरी स्वतंत्रता देंगे। इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। एकता का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, एकता लाने का महत्वपूर्ण कारक है। एकता इसी से आती है, तभी तो भारत के अंदर इतने प्रकार की डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लोग रह रहे हैं। रीजन यही है कि भारत सभी का सम्मान करता है, भारत किसी को तिरस्कार नहीं करता है कि हम आपके धर्म का पालन नहीं करेंगे या कोई और है, आप जैसा जी चाहते हो वैसे आप मानो, आप वैसे ही रहो। तो इस तरह से भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन यही होती है कि जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है वह धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर में सभी समझ आया होगा अच्छे से। अब अपने MCQ क्वेश्चन और कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ आती हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अपने क्वेश्चनों के अंदर। बाय बाय, सी यू अगेन। तो दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं MCQ क्वेश्चन। बढ़िया से बैठ जाइए, मस्त होकर पानी पी लीजिए। ठीक है, MCQ क्वेश्चन करने जा रही हैं। तो अब करते हैं हम MCQ क्वेश्चन। ठीक है, एंजॉय होकर करना है, रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर अच्छे से होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो दोस्तों बताइए हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश। तो बताइए कौन सी है? हिंदी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। भारत देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? बताइए दोस्तों, चैप्टर में कौन कौन से आए थे? हिंदू, सिख, मुस्लिम या उपरोक्त सभी? बताओ। भारत के अंदर हिंदू तो है ही, आपको पता है, हिंदू है, इसका मतलब सही है। सिख है, मुस्लिम है, इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी, सही हो गया। ठीक है, आंसर। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांध कर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा कहते हैं, या पूर्वाग्रह कहते हैं, या भेदभाव कहते हैं, या उपरोक्त सभी? रूढ़िबद्ध अवधारणा की डेफिनेशन क्या थी? जब हम सभी को एक ही छवि में बांध कर देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा। इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। पूर्वाग्रह का क्या मतलब था? जब हम किसी पर्सन के प्रति पहले से ही राय बना लेते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, याद आ गया? ठीक है, तो उसे कहते हैं पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह ये नहीं है। भेदभाव किसे कहते हैं? जब रूढ़िबद्ध अवधारणा या पूर्वाग्रह है कि आचरण के ऊपर जब अपन किसी से व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका मतलब नहीं है, ये सही है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ था? बताइए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में किस तरह का भेदभाव हुआ था चैप्टर के अंदर? तो उसने कहा था महार, हम महार हैं। महार कहते हुए ही ना ही बैलगाड़ियों वालों ने चढ़ाया, ना ही स्टेशन मास्टर अंदर चला गया था। तो महार क्या है? जाति उसकी। तो मतलब क्या हो गया? जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति का भेदभाव हुआ था यहाँ पर। ऊंची जाति, पिछड़ी जाति ये नहीं है। ठीक है, जाति का हुआ था, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का देश है? तो दोस्तों बताइए कि भारत धार्मिक है, कट्टरपंथी है, अधार्मिक है, या धर्मनिरपेक्ष है? तो बताइए भारत कौन सा देश है? तो लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? भारत कौन सा देश है? धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म। भारत सभी धर्मों का स्वीकार करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? जिसके अंदर सभी धर्मों को माना जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से लोगों में भेदभाव किया जाता है? किन कारणों से भेदभाव किया जाता है लोगों में? धर्म के आधार पर, व्याप धर्म, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम, इस आधार पर भेदभाव किया जाता है, या जाति के आधार पर, या काम के आधार पर है?
तो हमने देखा था धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में वो काम के आधार पर भी किया जाता है, जैसे बाल काटना या नीचे सफाई करने वाला काम हो गया, उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या हो गया आंसर सभी, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या स्वर्ण कहते हैं नीची जाति वाले लोगों को, या दलित कहते हैं, या क्या क्या दोनों ही कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर्ण का नाम नहीं है, या इसका मतलब दलित का आया तो ये वाला, ठीक है। दोस्तों अपना 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, दलित का मतलब क्या है? दलित का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे दबाया गया हो वो, या कुचला गया वो, या फिर कै और खे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताओ दलित का क्या मतलब होता है? दलित किसे कहते हैं? जो नीची जाति की कास्ट के लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है। तो उनको दबाया भी गया है, कुचला भी गया है, इसका मतलब क्या हो गया? कै और खे दोनों, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जाति के आधार पर कक्षा में बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना किस प्रकार का व्यवहार है? अगर क्लास के अंदर इतने बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा आता है नीची कास्ट का, उसको दूसरे से अलग बैठाया जाता है, तो किस प्रकार का ये यहाँ पर व्यवहार होगा? भेदभाव का, या समानता का, या सही स्वभाव होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होगा दोस्तों? दूसरे से अलग बैठाना मतलब भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भेदभाव, ठीक है आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल में न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या? गरीबी, पिछड़ापन, अनपढ़ता, या अमीरी? अमीरी के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ज़्यादा भेजते हैं, ठीक है, इसका मतलब अमीरी नहीं है। तो इसका कारण क्या हो गया? गरीबी। तो गरीब होने के कारण वो स्कूल के अंदर नहीं भेजते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 11, दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? तो दलितों को सरकार के अंदर सरकार ने कौन से वर्ग में रखा है? हर एक वर्ग को अलग अलग वर्गों में रखा है। जैसे जो ब्राह्मण होंगे उनको स्वर्ण है, यानी जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको किस में रख दिया है? जर्नल में, फिर थोड़े नीचे ओबीसी में, फिर थोड़े नीचे एससी में, फिर एसटी में, इस तरह से रखा है। तो दलितों को सरकार ने किस वर्ग में रखा है? सामान्य वर्ग में, अनुसूचित में, पिछड़ा वर्ग में, या अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या हो गया? एसटी वर्ग। ये क्या हो गया? अनुसूचित जाति एससी। तो अब आप मुझे बताओ दलितों ने सरकार को कौन से वर्ग में रखा है? तो अनुसूचित जाति, याद रखना, ठीक है दोस्तों। जो दलित होते हैं उनको कौन से में रखा है? अनुसूचित जाति में। फिर आता है यहाँ पर सामान्य का मतलब होगा जर्नल, ठीक है, और इसका हो गया ओबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से काम है जिन्हें समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है? काम के आधार पर भी भेदभाव होता है, काम को भी अलग अलग डिवाइड किया है। जो ऊंचे काम करते हैं जैसे सुनार के हो गया, पढ़ाना हो गया, उनको अच्छे काम माना जाता है। तो जैसे कौन से काम को नीचा माना है? सफाई करने को, या कपड़े धोने को, या बाल काटना, या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है इसको भी नीचा माना है, इसको भी नीचा, इसको भी नीचा, इसका मतलब क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। जवाहरलाल नेहरू को, BR अम्बेडकर, या भीमराव अम्बेडकर को, या राजेंद्र प्रसाद को, या इंदिरा गांधी? तो इसका मतलब हो गया भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 40 नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, समानता का क्या अर्थ है? समानता का क्या अर्थ होता है? इक्वलिटी का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर समान अवसर, समान अधिकार, समान पहनावा, या कै और खे दोनों? तो दोस्तों बताइए कि इक्वलिटी किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिल जाए तब, या समान पहनावा भी जरूरी है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? ये तो सही है, समान अवसर भी होना चाहिए, समान अधिकार भी होना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कै और खे दोनों, यानी इक्वलिटी कब कहेंगे? जब समान अवसर हो और समान क्या हो? अधिकार हो, ठीक है दोस्तों। 50 नंबर क्या है? अपराध की तरह किसे देखा जाता है? अपराध की तरह किसे देखा जाता है? क्या गरीबी को, या फिर धर्म को, या समानता को? तो समानता को तो नहीं देखा जाता, ना ही धर्म को देखा जाता। इनमें से दो में से कोई एक होगा। इसका मतलब क्या है? अपराध की तरह। तो गरीबी तो ज़्यादातर है ही, तो असंपरिशता को क्या किया जाता है? अपराध की तरह देखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर असंपरिशता। 60 नंबर है, संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? लोगों को किस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए? भाषा बोलने की, या त्यौहार बनाने की, या धर्म अपनाने की, या उपरोक्त सभी? तो भाई कोई भी लोग है कंट्री में तभी रहेगा जब उसको आज़ादी दी जाए, ठीक है। तो आज़ादी हर एक चीज़ की होनी चाहिए, पहनावे, खाने पीने, अभिव्यक्ति, हर एक चीज़ की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है। 70 नंबर है, हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? हमारी एकता
हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में, जो हमें पूरी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी को एक जोड़ कर रखता है, तो किसे देखा जाता है? धर्मनिरपेक्षता को या कट्टरपंथी को या धार्मिकता को, या इनमें से कोई नहीं? धार्मिकता, धर्म के आधार पर तो डेली यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, कट्टरपंथी को भी नहीं देखा जाता। इसका मतलब क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। अपने कंट्री के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे रहते हैं ना, तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसीलिए रहते हैं। 8 नंबर है, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या गलत है? प्रेजुडाइज एंड सिनेरियोटाइप के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है दोस्तों? भावुकता, विविधता या फिर भेदभाव या फिर विकलांगता। इनमें से विकलांगता नहीं है, विविधता भी नहीं हो सकता, भावुकता भी नहीं, बचा क्या? भेदभाव। इसका मतलब क्या हो गया? भेदभाव, ठीक है दोस्तों। समानता को जीवन को वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? समानता को जीवन का वास्तविक और सच्चा हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो दोस्तों बताइए मुझे। लोगों का संघर्ष जरूरी है। अभी समानता कंट्री के अंदर आए तो इसके लिए क्या करना होगा? लोगों को संघर्ष करना होगा, या उनके आंदोलन, या फिर सरकारी कदम। तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसका मतलब क्या हो गया? सभी मिलकर प्रयास करेंगे तभी समानता आएगी। किसी एक के आंदोलन करने से, किसी एक के झगड़ा करने से नहीं आएगा, ठीक है। सरकारी कदम भी होने चाहिए, आंदोलन भी होने चाहिए, और विरोध भी होना चाहिए, और संघर्ष भी किया जाए, तभी समानता आती है। तो दोस्तों अपने MCQ क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कौन से देखेंगे? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। जो बिग क्वेश्चन है अपने इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर अपने जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। तो इनमें से मैंने 3-4 क्वेश्चनों को छांटा है, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, यानी प्रेजुडाइज किसे कहते हैं? आप मुझे बताइए कि प्रेजुडाइज किसे कहते हैं, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों पूर्वाग्रह के बारे में आपने पढ़ा था, और चैप्टर के अंदर ये याद किया था कि लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही राय बना लेना कि वो अच्छा नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज। अपने राय बनाई थी ना कि जिसके लंबे लंबे बाल होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, तो वो क्या होगा? वो गुंडा होगा या मवाली होगा, कुछ ऐसा होगा। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहले से अपने राय बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज, ठीक है, पूर्वाग्रह। तो क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पहले से राय बना लेना। अधिकतर यह राय नकारात्मक होती है। अधिकतर अपने क्या सोचते हैं? ये नकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। अब आपने सोचा कि लंबी लंबी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल होंगे, तो आपने नकारात्मक सोचा ना कि वो गुंडा होगा, हो सकता है वो साधु संत बाबा भी हो। ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध अवधारणा से आप क्या समझते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा से दोस्तों आप क्या समझते हैं? रूढ़िबद्ध यानी सिनेरियोटाइप से आप क्या समझते हैं? सिनेरियोटाइप क्या था? सिनेरियोटाइप फटाफट मुझे बताइए। जब अपने सभी समूह है, सभी लोगों के समूह हैं, पर अपने एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा कहते हैं, ठीक है। सभी लोगों को एक ही यानी समूह के अंदर जब पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिनेरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये है, सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेने को क्या कहेंगे? सिनेरियोटाइप, रूढ़िबद्ध अवधारणा कहेंगे। जिससे लड़कियों के बारे में पहले क्या सोचा जाता था कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, लेकिन क्या ऐसा सच में था? वो सभी जा रही है, आज पायलट भी बन रही है, फौज में भी जा रही है, कमांडो भी बन रही है, ये सभी कुछ है। तो ये क्या था? रूढ़िबद्ध अवधारणा थी, इसको लड़कियों ने तोड़ दिया, अच्छा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। ये रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़के के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? उसके 5 प्रभाव बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। ये जो तथ्य है ऐसे समाज के अंदर ऐसे प्रचलित है, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि लड़कियां प्रायधन होती है, वो तो शादी के बाद में अगले घर में चली जाएगी। तो ये ऐसा सोचा जाता था, ऐसा बोला जाता था। एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, अपने को भी पता है। तो ये जो तथ्य है लड़की के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा, आप मुझे बताइए कि अगर आप लड़की होते, लड़की होते तो आपको बार बार यही कहा जाता, तो आपके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता? तो इफेक्ट सीधा सा है दोस्तों, इसके अंदर कोई जाने पहचाने या याद करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? ऐसा तथ्य बार बार कहेंगे तो लड़की बार बार ये सोचकर परेशान रहेगी, पालन पोषण पर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, खाने पीने पर सही ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब बीमार हो जाएगी तो उचित इलाज नहीं करवाया जाएगा, शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये सब होता है इसके अंदर, क्या है, ठीक है, ये सब। तो आपको लिख देना है कि परिवार पर बोझ समझने लगती है। कौन बोझ समझने लगती है? तो आगे मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, तो आप आगे जोड़ लेना कि लड़कियां
परिवार पर अपने आप को बोझ समझने लगती है और परेशान रहती है। तो परेशानी रहेगी यार, ऐसा होगा तो ये क्या है, परिवार में उचित प्यार व स्नेह नहीं मिलता। किनको? लड़कियों को परिवार में उचित प्यार व स्नेह नहीं मिलता। ठीक है। थर्ड नंबर है, लड़कियों के पालन पोषण व खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है। 4 नंबर पर, लड़की की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे ही होगा ना, शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि लड़कियों के बारे में सोचा जाता है कि वो तो शादी के बाद में दूसरे घर में चली जाएगी, क्यों इस पर खर्चा करें। ठीक है, तो ये सोचा जाता था, पर एक अब सोच बदल रही है जैसे जैसे एजुकेटेड हो रही हैं लोग। 5 नंबर पर, बीमार होने पर उचित इलाज नहीं करवाया जाता। तो दोस्तों ये अपने थर्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह से था, लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है, जो अक्सर गलत है। अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सोच चेंज हो रही है। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं दोस्तों? तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं। क्या होता है? सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा। और जब इसी रूढ़िबद्ध अवधारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है कि रूढ़िबद्ध अवधारणा किसे कहते हैं? जब सभी लोगों को एक छवि में बांधकर देखते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध अवधारणा कह देंगे। और जब इसी रूढ़िबद्ध अवधारणा के ऊपर अपने किसी से व्यवहार करेंगे तो उसे क्या कह देंगे? भेदभाव कह देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे भिखारियत है, तो भिखारियत है तो भिखारी के ऊपर क्या है? सभी के ऊपर रूढ़िबद्ध अवधारणा बना रखी है ना अपने, कि सारे के सारे भिखारी ऐसे होंगे, ये सारे के सारे ऐसे होंगे, और जब आते हैं तो हम वैसे ही व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करते हैं, वो भेदभाव हो गया। और रूढ़िबद्ध अवधारणा जो हमारे थॉट के अंदर चलती रहती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 5 नंबर, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी में समानता होना जरूरी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है कि पहले तो भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, फिर आपका विचार क्या है समानता के बारे में। तो भारत का संविधान है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करता है, मतलब सभी को समान अधिकार है। अगर मान लो कि मेरे को कहीं पर जाने का, अगर मैं केरल के अंदर जाना चाहता हूँ या लद्दाख के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर जा सकता हूँ तो भिखारी भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है। अगर मुकेश अंबानी भी जा सकता है तो एक भिखारी भी जा सकता है। समान अधिकार दिया गया है और समान ही अवसर है। अगर एक जॉब को लगना है, मान लो कि IAS या UPSC की परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो एक भिखारी भी कर सकता है और मुकेश अंबानी भी कर सकता है। समान अधिकार और समान अवसर है। सभी को अपने पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या है? सभी को अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। और सभी के सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको जोड़कर लिख सकते हो कि पसंद का काम, स्वतंत्रता, इतना ही लिखा है मैंने। तो आप आगे लिख सकते हो कि सभी लोगों को अपनी पसंद का काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, त्योहार बनाने और अभिव्यक्ति में पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने इंडिया के अंदर रह रहा है तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो, तो सभी को क्या करता है? सभी को अपने धर्म का पालन करने। वो ऐसा नहीं कहेगा कि हिंदू को पालना है, हिंदू का पालन करना है। चाहे आप हिंदू को मानिए, चाहे मुस्लिम को मानिए, चाहे किसी भी धर्म को मानिए, अपने इच्छा से आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जो भी भाषा बोलना चाहते हैं, जो भी कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, जो भी आप रीति रिवाज होते हैं अपने धर्म के प्रति जो निभाना चाहते हैं, वो आप स्वतंत्र होकर निभा सकते हैं। तो ये भारत का संविधान इतनी स्वतंत्रता देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर था, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो अपना अब थोड़ देना है, तो मैंने अपना थोड़ दे दिया है कि समानता होने से सभी को समान अवसर मिलेंगे। समानता होने से क्या होगा? सभी को समान अवसर मिलेंगे। ठीक है। समान अवसर मिलेंगे जिससे समाज में कुरीतियां, रूढ़िबद्ध अवधारणा और भेदभाव जैसी बुराइयों का अंत होगा। जब सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी एजुकेटेड हो जाएंगे, तो जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, भेदभाव है, ठीक है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है, तो इसका अंत अपने आप हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। तो दोस्तों अपने यहाँ पर है जो भी क्वेश्चन थे MCQ हो चुके हैं, बड़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए और आपकी सॉल्यूशन करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।